दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल। आज हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट, ई इनवॉइसिंग से जुड़े जितने भी रूमर्स हैं और ई इनवॉइस का क्या प्रपोज टेम्पलेट है। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको रेगुलर जीएसटी वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम आज के टॉपिक पे, ई इनवॉइसिंग पे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है जिसमें 20% आईटीसी रूल के बारे में मैंने डिटेल किया था, उसके बाद मैंने आपको परेशानियां बताई थी, तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन जो था वो ई इनवॉइसिंग था। अब पॉइंट ये आता है कि ई इनवॉइसिंग से जुड़े बहुत सारे रूमर्स हैं मार्केट में कि ई इनवॉइस आते ही आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा, आपको अपने सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़ेंगे, जिस तरह से आप बिल काटते हो वो पूरा मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ई इनवॉइसिंग। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरह से वर्क करेगा, ये इसको समझते हैं। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ई इनवॉइस सिस्टम, कॉन्सेप्ट नोट, स्टैंडर्ड, स्कीमा एंड टेम्पलेट। ये बेसिकली क्या कहता है कि जीएसटी काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया ई इनवॉइस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट, एंड दिस विल बी पुट इन प्लेस बाय 1 जनवरी 2020 इन फेज मैनर। जिस तरह से ई वे बिल आया था फेज मैनर में, उसी तरीके से इस ई इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट को भी फेज मैनर में लेके आएंगे। दैट मीन्स पहले कहीं लेके आएंगे, फिर दूसरे कुछ स्टेट्स में लेके आएंगे, या फिर मे बी टर्नओवर बेसिस पे ये लोग लागू करें उस चीज को, और अकॉर्डिंगली फिर एक पर्टिकुलर डेट पे ऑल ओवर इंडिया में इसको एप्लीकेबल कर देंगे। और ये स्पेसिफिकली B2B ट्रांजैक्शंस के रेस्पेक्ट में होगा, ताकि जितने भी रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करने पड़ रहे हैं या जितने अभी तक हम फेस करते आ रहे हैं, उन सबको खत्म किया जा सके और इजिली चीजें रिकंसाइल हो पाए, ताकि आपका सीमलेसली आईटीसी फ्लो कर पाए। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ई इनवॉइस डज नॉट मीन जनरेशन ऑफ इनवॉइसेस फ्रॉम सेंट्रल पोर्टल ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट, as any such centralization will bring unnecessary restriction on the way trade it is being conducted. In fact, taxpayers have different requirement and expectation which cannot be met from one software generating e-invoices from a portal for the whole country. यानी e-invoice ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर सर्वर हम लोग बना दे जिस पे जाके सभी टैक्स पेयर्स इनवॉइसेस जनरेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बल्कि हर इंडस्ट्री की इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी में कोई पर्टिकुलर मैंडेटरी होता है, किसी में कुछ मैंडेटरी होता है, कुछ पर्टिकुलर्स कॉमन भी होते हैं, बट कुछ चीजें स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री भी होती है। तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर स्कीमा या एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तो आप नहीं फिक्स कर सकते हो, ना ही कोई आप सेंट्रल पोर्टल क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज अगर हम कोई सेंट्रल पोर्टल भी क्रिएट करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक या बहुत ज्यादा लोड उस पर्टिकुलर पोर्टल पे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है ई इनवॉइस। और फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं अकाउंटिंग के जिसके थ्रू टैक्स पेयर्स जनरेट करते हैं अपने इनवॉइस। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पोर्टल बना दिया जाएगा जहां से इनवॉइसिंग होगी। इनवॉइस जनरेटेड बाय ईच सॉफ्टवेयर में लुक मोर और लेस द सेम, however they cannot be understood by another computer system even though the business users understand them fully। यानी ऐसा जरूर हो सकता है कि टैली से जो इनवॉइस आपने जनरेट किया वो दूसरा व्यक्ति पढ़ तो सकता है, बट मे बी वो पर्टिकुलर इनवॉइस को दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बिजी से सैप वो उसको रीड ना कर पाए। दैट मीन्स यहाँ पे सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी भी क्वेश्चन में आ जाती है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो नहीं पढ़ पाते। सो देयरफॉर देयर वाज अ नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्मेट, यानी एक फॉर्मेट आप कर दो ताकि वो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ पाए। द अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स विल इन नो वे impact the way users would see the physical printed invoice or electronic invoice. All these softwares would adopt the new e-invoice standard wherein they would realign their data access and retrieval in the standard format. यानी टैक्स पेयर्स पे कोई परेशानी नहीं आएगी, उनको किसी तरह से कोई चेंज नहीं करना होगा। जो इम्प्लीमेंट होंगे चेंजेस वो सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होंगे, चाहे वो टैली हो, चाहे वो बिजी हो, चाहे वो सैप हो या फिर कोई भी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, उस सॉफ्टवेयर में ही प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। टैक्स पेयर को अलग से कोई एफर्ट नहीं करना होगा ई इनवॉइस को लेके।
अब उसके बाद जो छोटे टैक्स पेयर्स है उनके लिए जीएसटी नेटवर्क पे कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइडेड है। इसके रिस्पेक्ट में मेरी वीडियो है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। अब दोस्तों एक ये और बहुत ज्यादा रूमर है कि जैसे ही आप ई इनवॉइसिंग करोगे ना तो डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और आपके पास बहुत सारे नोटिस आने शुरू हो जाएंगे अननेसेसरी। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, रादर ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, बिकॉज जहां अभी रिकंसिलिएशन की वजह से बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम हर बिजनेस में, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस में है, उस वजह से नोटिस आ रहे हैं, तो वो नोटिस इनफैक्ट कम हो जाएंगे। बिकॉज बेसिक एम क्या है ई इनवॉइसिंग का? इट इज टू प्री पॉपुलेट द रिटर्न एंड टू रिड्यूस द रिकंसिलिएशन प्रोग्राम। बिकॉज जैसे ही सेलर ने आपकी कोई भी इनवॉइस डाला तो वो ऑटोमेटिकली परचेजर के पास रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी आपकी रिटर्न। आपको रिटर्न बनाने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दैट मीन्स जो ये धारणा है कि डिपार्टमेंट से नोटिस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, रादर ये आपको ही बेनिफिट करेगा, आपके कंप्लायंस कॉस्ट को कम करेगा। इसके कुछ और भी फायदे हैं। अगर टैक्स पेयर की जहां मैं बात करूं तो पहले जो उसको ई वे बिल में डिटेल डालनी पड़ती थी, फिर अपना जीएसटी पोर्टल में जीएसटीआर 1 के रिस्पेक्ट में डिटेल डालनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार ही आप डिटेल डालोगे, उसके बाद आपका ई वे बिल भी बन जाएगा, आपके रिटर्न्स भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। फिर आपका टू जनरेट द सेल्स एंड परचेज रजिस्टर, दैट इज ANX 1 एंड ANX 2, जो नए रिटर्न का पैटर्न है वो, from this data to keep the return RET1 etc ready for filing under the new return filing system। यानी जहां आपने सेल परचेज रजिस्टर फाइनल कर दिया तो रिटर्न आपके ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट हो जाएगी, आपको कुछ परेशानी की जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद बोलता है कि इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस ऑफ द टैक्स पेयर, यानी बहुत कॉमन पैरेलेंस में उसको हैबिचुअल ही हो जाएगा वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से लेके। फिर आते सब्सटेंशियल रिडक्शन इन आईटीसी वेरिफिकेशन इशू, क्योंकि रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी तो ऑब्वियसली आईटीसी आपका सीमलेसली फ्लो कर पाएगा और आपको बार बार मैचिंग रिकंसाइल करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलता है कि आपके पास B2B की पूरी ट्रेल बन जाएगी, जिस वजह से टैक्स इवेजन, जो गवर्नमेंट के अभी रेवेन्यू फॉल्स होते जा रहे हैं, वो एरिया भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज जब आपकी हर चीज मैच हो जाएगी, रिकंसाइल हो जाएगी, तो ना टैक्स इवेजन होगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा और टैक्स पेयर्स तो डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे ही, क्योंकि कंप्लायंस प्रॉब्लम जो है, कंप्लायंस कॉस्ट है, वो भी बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा जनरल सा फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। आप ये देखिए अपने सामने डायग्राम में क्या होगा, जैसे ही सेलर अपलोड करेगा ई इनवॉइस को, तो उससे क्या होगा, आपके ई इनवॉइस रजिस्टर में चीजें चले जाएंगी, वहां पे कंप्यूटर टर्म्स में अपने हैशटैग्स जनरेट होंगे, अपने और वैलिडेशन चेक्स लगेंगे, जो आपके फर्दर जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दैट मीन सेलर ने ई इनवॉइस चढ़ाए, वो मैकेनिज्म के थ्रू इनवॉइस ई इनवॉइस रजिस्टर्स के थ्रू जीएसटी सिस्टम पे जाएगा, जो अल्टीमेटली कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, परचेजर को रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मीन्स परचेजर बायर रिसीव्स द रजिस्टर्ड इनवॉइस फ्रॉम द IRP, दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और उसको QR कोड भी मिल जाएगा जिससे वो मैचिंग हो जाएगी, यानी रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो बायर कैन व्यू ऑल द ITC रिलेटेड टू दिस इनवॉइस इन इज ANX 2 में उसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और यही सेम चीज अगर मैं सेलर के लिए देखूं तो वो बोलता है कि इट रिसीव्स द JSON कंटेनिंग डिजिटली साइंड इनवॉइस आपको मिल जाएगा, डिजिटली साइंड QR कोड आपको मिल जाएगा, और वो अपने सारे इनवॉइसेस को ANX 1 में चेक कर पाएगा, दैट इज सेल रजिस्टर में चेक कर पाएगा इजिली। इस तरह से ये फॉर्मेट फ्लो करेगा, यानी टैक्स पेयर को एडिशनल एफर्ट कुछ भी नहीं डालना, जो चेंजेस होंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी या अपने बिजनेस प्रैक्टिस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसके टेम्पलेट को देखें तो दोस्तों देखिए, ये एक एक्सेल शीट है जो पोर्टल ने अभी हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ये एक प्रपोज फॉर्मेट है जो कि 1 जनवरी 2020 से इंप्लीमेंट होगा। अब जब ये पोर्टल पे आएगा, ये जिस तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वर्क करेगा, तब डेफिनेटली मैं उसको प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी भी वीडियो में। बट अगर अभी फिलहाल हम जानकारी देखें तो इसमें ई इनवॉइस की जो टेम्पलेट है हम उसको समझते हैं। येलो कलर जो है वो सारे ऑप्शनल फील्ड्स हैं, ग्रीन कलर जितने भी है वो सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। जैसे कि इनवॉइस टाइप क्या है, इनवॉइस टाइप कोड क्या है, ये आपका मैंडेटरी फील्ड हो गए। और अगर मैं ऑप्शनल बोलूं तो सप्लायर का लीगल नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, एड्रेस क्या है, इस तरह से आ जाता है। अब आप कहेंगे कि इनवॉइस टाइप क्या होता है, उसमें क्या डिटेल्स आनी चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए हम मास्टर्स वाली शीट में जाएंगे, जहां पे वो हमें बताता है कि इसमें क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे देखिए इनवॉइस टाइप में वो बता रहा है कि ये रेगुलर भी हो सकता है, SEZ सप्लाईज विद पेमेंट भी हो सकता है, SEZ सप्लाईज विदाउट पेमेंट भी हो सकता है, डीम्ड एक्सपोर्ट,
विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एक्सपोर्ट के केस में WO पे, W पे, ठीक है, एंड देन सेल फ्रॉम बॉन्डेड वेयरहाउस। इस तरह के बहुत सारे उसने टाइप्स बता दिए। फिर सप्लाई टाइप यानी इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, जिससे आपका टैक्स डिटरमिन होगा। इस तरह की कोई भी चीज कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या डिटेल आनी है आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ आप ई इनवॉइस स्कीमा में भी देख सकते हो, जहां पे इनके एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे रखे हैं। अगर हम एक इसको समझते हैं, एक इसमें फील्ड को, तो देखिए आप एक्सट्रीम राइट में देखिए, यहाँ पे आपको पूछते हैं प्रोजेक्ट रेफरेंस, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है वो आपका ग्रीन कलर में आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका मैंडेटरी है। बट अब इनवॉइस रेफरेंस नंबर का मतलब क्या है, इसके लिए हमें ई इनवॉइस स्कीमा में जाना होगा। और आप यहाँ पे देखिए IRN जो लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी फील्ड है क्योंकि ग्रीन कलर का था। अब इसका मतलब क्या है, दिस विल बी अ यूनिक रेफरेंस नंबर फॉर दिस इनवॉइस। इस इनवॉइस का जो भी आप डालोगे ये रेफरेंस नंबर यूनिक होगा, जो सिर्फ उसी इनवॉइस को पर्टेन करता होगा। इट कैन बी जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम प्रोवाइडेड बाय द ई इनवॉइस सिस्टम, यानी ये ऑटो जनरेट होगा, टैक्स पेयर को इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। बिकॉज जब तक ये नहीं होगा, IRN नहीं होगा, आपका ई इनवॉइस वैलिड ही नहीं होगा। दैट इज इनवॉइस विल बी वैलिड once it has this number and it is registered on the e-invoice system. So इस तरह से आपको जिस भी फील्ड की जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप मास्टर्स और ई-इनवॉइस स्कीमा को रेफर कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।